मैं परदेस से अपनी बेटी के जहेज की चीजें भेजता ताकि घर जाकर आराम से इसकी शादी कर सकूं। लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं घर लौटा तो मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। फटे कपड़े और काला स्याह रंग हो चुका था और नौकरों की तरह घर में पोछा लगा रही थी, जबकि मैंने जो सोना भेजा था वो मेरी बहू ने पहना हुआ था। मुझे देखते ही मेरी बेटी रोने लग गई और कहने लगी, अब्बा अब मुझे छोड़कर ना जाना। मेरा कलेजा मुंह को आ गया और मैंने बेटी से पूछा, क्या मामला है? तो उसने कुछ नहीं बताया। मैं फौरन बाजार गया और बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आया। घर में दाखिल हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने बेटा बहू बेटी के साथ। शहबाज, मैंने फारिया के जहेज के लिए कुछ सामान भिजवाया है। मेरा दोस्त इसहाक पाकिस्तान आ रहा था। इसके हाथ आज वो पाकिस्तान पहुंच गया है, तो कल इसके घर जाकर सामान ले आना और वो फारिया के हवाले कर देना। वो संभाल कर रख लेगी। मैं चाहता हूं जब पाकिस्तान आकर इसकी शादी करूं तो इसे किसी चीज की कमी ना हो, बल्कि हर चीज पहले से तैयार हो। और मैं आ रहा हूं तो अब अपने फर्ज से सुबकदोश होकर ही जाऊंगा। तुम्हारे और मदीहा के लिए भी कुछ सामान भिजवाया है, वो भी तुम लोग रख लेना। दोनों का सामान अलग अलग थैलों में है। सोने का सेट फारिया के लिए है, जबकि कड़े मदीहा के लिए हैं। मैंने फोन पर अपने बेटे शहबाज को हदायत दी। तब वो कहने लगा, जी अब्बा, जरूर, मैं इसहाक अंकल के घर जाकर वो सारा सामान ले आऊंगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं सारी चीजें खुद संभाल कर रखूंगा। आप फारिया की शादी की भी फिक्र ना किया करें। अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं तो आ जाएं। मैं फारिया की शादी खुद कर लूंगा। ये इतना भी बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए आप परदेस बैठे हुए हैं और इस उम्र में भी धक्के खा रहे हैं। मेरे बेटे के लहजे में फिक्र थी। मैं दिल से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। बस एक बार फारिया की शादी कर दूं, तब हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा और अपने पोते पोतियों को खिलाऊंगा। मेरे बेटे ने अलविदाई कलामात अदा करने के बाद फोन रख दिया और मैं खुशी से सरशार दोबारा अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। परदेसियों के घर वाले जब इतनी मोहब्बत करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, बिना तनख्वाह और भेजे जाने वाले पैसों की परवाह किए आपको वापस बुलाते हैं, तो यकीन करें, दिल से खुशी होती है। हर इंसान दुगनी रफ्तार से काम करने लगता है ताकि अपने प्यारों को मजीद खुश कर सके और इनके लिए हर सहूलत मुहैया कर सके। मेरी रफ्तार उस वक्त दुगनी हो गई थी। मेरा दिल अपने बेटे की अच्छी बातें सुनकर मजीद मजबूत हो गया था और मैं दोबारा अपने काम पर जाने के लिए तैयार था। मेरी तकरीबन पूरी जिंदगी यहाँ परदेस में गुजर गई थी। हमारे घर में नहायत गुर्बत थी। खाने के लाले पड़े हुए थे। दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। अम्मा बीमारी में सही वक्त पर इलाज ना होने की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई थी, जबकि अब्बा भी बीमारी में इलाज ना मिलने की वजह से इस दुनिया से चल बसे। दोनों की मौत का ही मेरे दिल में गहरा दुख था और तभी मैंने सोच लिया था कि अपनी बीवी बच्चों और आने वाली नस्लों को गुर्बत की मार हरगिज नहीं सहने दूंगा, बल्कि इनके लिए कुछ अच्छा और मजबूत इंतजाम करके ही मरूंगा, ताकि जो मुझ पर गुजरी वो मेरी आइंदा नस्लों पर ना गुजरे। मेरी शादी को अभी 5 साल ही हुए थे जब मुझे दुबई का वीजा मिल गया। मैंने कुछ अपनी बीवी का जेवर बेचा और कुछ रिश्तेदारों से उधार पैसे पकड़े। अपने घर में मौजूद मोटरसाइकिल बेची और अपनी किस्मत आजमाने यहाँ दुबई चला आया।
شروع شروع میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کام نہیں ملتا تھا، فاقے جھیلنے پڑتے تھے، مگر آہستہ آہستہ میں یہاں سیٹ ہوتا گیا اور اب میری پوری زندگی یہاں گزر گئی تھی۔ میں کماتا گیا اور پاکستان پیسے بھیجتا گیا۔ میری بیوی بہت صابر اور شکر گزار عورت تھی۔ کبھی اس نے فضول خرچی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ پیسے سنبھال کر رکھے، گھر بنایا، بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کی، فاریہ کے جہیز کے لیے سامان اکٹھا کیا، جبکہ شہباز کی بیوی کے لیے بھی زیورات بنوائے۔ غرض زندگی کی تمام ضروری چیزیں اس نے اپنے بچوں کو مہیا کیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے بھی سنبھال کر رکھے۔ میں پاکستان گیا تو میری بیوی تھکی تھکی اور نڈھال سی رہنے لگی تھی۔ میرا اکثر ہی پاکستان میں چکر لگ جاتا تھا۔ سال ڈیڑھ بعد میں پاکستان آتا تھا۔ اب بچے جوان ہو چکے تھے۔ میں پاکستان گیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، شہباز کے ابا، اب ایسا لگتا ہے جیسے زندگی مزید مہلت نہیں دے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ فاریہ کا رشتہ کر دیں اور اس کی شادی کر دیں، ساتھ ہی شہباز کی بھی شادی کر دیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی بہو کو گھر میں بسے دیکھوں اور اپنی بیٹی کا گھر بھی بسا دوں۔ میری زندگی میں ہی یہ کام ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اور میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو فاریہ کی ماں؟ فاریہ تو ابھی چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے، صرف 18 سال کی ہے وہ۔ اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم تو جانتی ہو، کم عمری میں جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ بدل جاتی ہیں، غلطیاں کرتی ہیں اور پھر سسرال والے ساری زندگی ان کو تانے دیتے رہتے ہیں۔ سب لوگ ہمارے جیسے تو نہیں ہوتے نا۔ تب میری بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، چلیں شہباز کی تو شادی کر دیں۔ شہباز کی عمر بھی اس وقت 22 سال تھی۔ وہ اتنا بھی جوان نہیں تھا کہ اپنی شادی کی ذمہ داری اٹھا پاتا، لیکن ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ میں نے شہباز کو کوئی کام ڈھونڈنے کے لیے کہا اور پھر بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے رشتے دیکھنا شروع کر دو، اور میں جانے سے پہلے شہباز کی شادی کا کام نپٹا کر ہی جاؤں گا۔ تب میری بیوی نے تیزی سے رشتے دیکھنا شروع کر دیے اور بالآخر اپنی دور کی ایک رشتہ دار بھتیجی کو شہباز کے لیے پسند کر لیا۔ میری بیوی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے مترادف اسے پسند کر کے منگنی کی انگوٹھی پہنانے بھی گئی اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی فائنل کر آئی۔ میں اس کی جلد بازی پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے پاس واقعی زندگی نے بہت تھوڑی مہلت چھوڑی ہوئی ہے جس میں وہ سارے کام کر لینا چاہتی ہے۔ جلدی شہباز کی شادی ہو گئی اور شادی کے ٹھیک 10 دن بعد میں واپس دبئی آ گیا اور ایک بار پھر کمانے میں لگ گیا۔ اب گھر میں بہو بھی تھی اور بیٹے کو ابھی تک کام نہیں ملا تھا۔ ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں تو میری کام کی رفتار اور بھی بڑھ گئی۔ میں ڈبل شفٹیں کرنے لگا، حالانکہ میری صحت جواب دیتی جا رہی تھی۔ سالوں پردیس میں دھکے کھائے تھے، دن رات محنت کی تھی۔ اب میرے آرام کرنے کے دن تھے، لیکن بچوں کی محبت میں اب تک کام پر لگا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کے لیے مزید کچھ بنا دوں۔ اپنی جوانی کے قیمتی 9 سال برباد کر دیے تھے، اپنی بیوی کی خواہش ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مجھے آئے 7 ماہ ہی گزرے تھے جب ایک دن فون پر خبر ملی کہ میری بیوی کی طبیعت انتہائی خراب ہے۔ میں نے ایمرجنسی ٹکٹ کروائی تاکہ فوراً پاکستان پہنچ جاؤں، لیکن جس دن میں پاکستان پہنچا، میرے گھر پہنچنے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے میری بیوی ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند چکی تھی۔ محبت کرنے والی شریک حیات جس نے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی اور میرے لیے جیسے دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی۔
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया हूँ। मैं टूट कर बिखर गया था। मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और संभलने में मदद दी। अब मुझे घर काट खाने लगा। घर के कोने कोने में मेरी बीवी की यादें बसी हुई थीं। अक्सर वो मुझे फोन पर कहा करती थी, शहबाज के अब्बा, आपकी बहुत याद आती है। दिल करता है आप भी हमारे साथ हों। कितने त्योहार होते हैं जो आपके बगैर गुजर जाते हैं। आप आते भी हैं तो चंद दिनों के लिए, और मैं हर बार कहता था कि अब आऊंगा तो बहुत सारे वक्त के लिए आऊंगा और जल्दी हमेशा के लिए पाकिस्तान आ जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो। लेकिन हालात और मजबूरियों ने कभी वापस आने ही नहीं दिया, और वो जिंदगी का सफर खत्म करके अब्दी सफर पर रवाना हो गई थी। अब घर में रहना मुझे मुश्किल लगने लगा, और बीवी की वफात के 1 महीने बाद ही मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी टिकट दोबारा कंफर्म करवा दो। मैं दुबई वापस जाना चाहता हूँ। फारिया मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, अब्बा जान, अब तो आप मुझे छोड़कर ना जाएं। देखें, अम्मा के जाने के बाद हम कितने अकेले हो गए हैं। अब आप पाकिस्तान में ही रहें। भाई माशाल्लाह से काम करने लगे हैं। इनका अच्छा रोजगार चल पड़ा है। वो घर का खर्चा आराम से उठा लेंगे। अगर आपका दिल नहीं लगता तो आप भी कोई छोटा मोटा काम कर लीजिएगा। आप दुबई जाएंगे तो फिर और थक जाएंगे, और आपने पूरी जिंदगी परदेश में काटी है। अब तो प्लीज पाकिस्तान में ही रह जाइए। फारिया की बात सुनकर शहबाज फौरन गड़बड़ा गया और कहने लगा, नहीं फारिया, अब्बा को जाने दो। यहाँ रहेंगे तो मजीद उलझे रहेंगे। थोड़ा अरसा दुबई में गुजार कर वापस आ जाएंगे तो फिर मैं कोई काम करवा दूंगा और फिर हम आराम से रहेंगे। तब मैंने दुख से अपने बेटे की तरफ देखा था। बेटी थी जो कितने प्यार से मुझे पाकिस्तान में रहने के लिए बोल रही थी, जबकि बेटे को दुबई की कमाई का ऐसा लालच लगा हुआ था कि अब वो चाहता ही नहीं था कि मैं पाकिस्तान में रहूं। मैं दिल पर पत्थर रखकर तैयारी करने लगा और दुबई आ गया। यहाँ आकर एक बार फिर वही मसरूफियत शुरू हो गई। वही घर के हालात और मजबूरियां जिनमें मैं पिस कर रह गया और वापस ना जा सका। एक दिन शहबाज का फोन आया। शहबाज फोन पर कहने लगा कि अब्बा फारिया के लिए अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अब वो 23 साल की हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी कर दूं, लेकिन इसका जहेज बनाने के लिए मेरे पास रकम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और इसके जहेज का सामान जमा कर लें तो हम मिलकर इसकी शादी कर देंगे, फिर आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मैंने फौरन हाँ कह दी और दिन रात मेहनत करते हुए फारिया के जहेज का सामान जमा करना शुरू कर दिया। हालांकि फारिया का जहेज मेरी बीवी पहले ही बना चुकी थी, लेकिन जब मैंने शहबाज से इसके बारे में बात की तो वो कहने लगा कि अब्बा डाकू आए थे और सारा सामान लूट कर ले गए। हमने आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं। आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप फारिया से पूछ लें। इसने फौरन मेरी फारिया से बात करवाई तो फारिया भी रोते हुए कहने लगी, हाँ, डाकू आए थे और सारा सामान लूट कर फरार हो गए। कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आपको फिर भी दुबई रहने की जरूरत नहीं है। आप वापस आ जाएं और मेरी शादी कर दीजिएगा। अब सारे लड़के वालों की डिमांड जहेजी तो नहीं होती ना। मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ लीजिएगा जो जहेज ना लेता हो। बस आपको वहां रहने की मजीद जरूरत नहीं है। आप वापस आ जाइए। वो रोते हुए कह रही थी, जबकि मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं 6 से 7 माह के अंदर वापस आ जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो। इस तरह मैंने डबल डबल शिफ्ट करके फारिया के लिए जेवर बनाया और फिर बहुत सा दूसरा सामान भी बनाया जो मैंने अपने किसी न किसी दोस्त के यहाँ पाकिस्तान भिजवाता रहता था। जब मुझे यकीन हो गया कि फारिया के जहेज का सामान पूरा हो चुका है और जो बाकी रहता है इसके लिए मेरे अकाउंट में पैसे जमा हैं,
तो मैंने टिकट करवाई और दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। 6-7 महीने का कहते कहते मुझे 2 साल लग गए थे। बेशक गुर्बत और महंगाई ने अवाम की मत मार दी है। बहरहाल मैं खुश था कि वक्त लगा, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए हर चीज बना चुका हूँ और अब पाकिस्तान जाकर आराम से इसकी शादी कर दूंगा। मैं पाकिस्तान पहुंचा तो बहुत खुश था, क्योंकि अब मुझे वापस दुबई नहीं जाना था। मैं बेताब था कि जल्द से जल्द अपने घर जाऊं और अपने बच्चों से मिलूं। वो मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होते। मैं घर के सामने पहुंचा तो मेरे पास ढेरों सामान था। कुछ फारिया की शादी के लिए था, कुछ बहू मदीहा के लिए तोहफे थे और कुछ बेटे के लिए थे। शहबाज ने मुझे बताया था कि मदीहा मां बनने वाली है, तो मैं इसके लिए भी सोने का सेट बनवा कर लाया था। ये खुशी की खबर भी कई साल बाद मुझे मिली थी। काश मेरी बीवी भी होती और इसे भी ये खुशी मिलती। कितनी हसरत थी इसे पोते पोतियों को खिलाने की, लेकिन कोई बात नहीं। जब अल्लाह की रजा थी, मैं उसी में राजी था। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो खुद ब खुद खुल गया। मैं दबे पांव सहन में दाखिल हुआ, मगर आगे का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो और पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। अभी आंख खुलेगी और सब मंजर ओझल हो जाएगा। मेरी प्यारी बेटी फारिया, जो बहुत खूबसूरत और नाजुक सी थी, उस वक्त बदहाल चेहरे और फटे हुए कपड़ों में कपड़े धो रही थी। इसकी रंगत बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी। इसका ऐसा हाल देखकर मैं हैरान रह गया, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, कमरे से मेरी बहू निकली। इसे देखकर मैं बैठ गया। जो सेट मैंने फारिया के जहेज के लिए भेजा था, वो इसने पहन रखा था। वो साफ सुथरी हालत में थी और महंगे कपड़े पहने हुए थे। इससे पहले कि मदीहा कुछ बोलती और मैं देख पाता कि क्या मामला है, मदीहा की मुझ पर नजर पड़ गई और वो कहने लगी, अब्बा जान, आप कब आए? फारिया ने जब मुझे देखा तो कपड़े वहीं पर फेंक कर दौड़ती हुई आई और मुझसे लिपट गई और साथ ही रोने लगी। कहने लगी, अब्बा जान आप आ गए, अब मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने इसे गले लगा लिया और कहने लगा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? फारिया, तुमने क्या हाल बना लिया अपना? मुझे बताओ तुम्हारे साथ इस घर में क्या होता रहा? लेकिन मेरी बेटी ने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, अब्बा जान, कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये काम तो मैं वैसे ही कर रही थी। आज कपड़े धोए थे ना, इसलिए फटे हुए कपड़े पहने हैं। मैं अभी कपड़े तब्दील कर लूंगी और अच्छे कपड़े पहन लूंगी। काम करते हुए अगर नए कपड़े पहन लो तो इन पर दाग पड़ जाते हैं और फिर साफ नहीं होते। इसने बात बना ली थी, लेकिन इसकी आंखों की उदासी और चेहरे का कर्व मुझे साफ दिखाई दे रहा था। इसकी हालत ही बता रही थी कि इसके साथ घर में अच्छा सलूक नहीं किया जाता। मैंने सारा सामान अपने कमरे में रखवाया और उल्टे कदमों घर से बाहर निकल गया। बाजार जाकर मैंने फारिया के लिए नए कपड़े खरीदे और जब घर वापस आया तो आगे का मंजर देखकर एक बार फिर मेरा दिल टूटकर बिखर गया। मेरा बेटा और बहू फारिया के सर पर खड़े इसे डांट रहे थे। मैं आगे होकर सुनने की कोशिश करने लगा तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेटे की असलियत मेरे सामने खुल रही थी। वो मेरी बेटी को धमका रहा था और कह रहा था, खबरदार अगर अब्बा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अब्बा से कह देना कि छत पर धूप में बैठ बैठकर तुम्हारी रंगत काली हो गई है और हम तुमसे कोई काम नहीं करवाते, बल्कि तुम खुद घर के सारे काम करती हो। अगर तुमने हमारे बारे में एक भी बात अब्बा को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बहू आगे बढ़ी और मेरी बेटी के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए इसके हाथ में एक डब्बा पकड़ा दिया और कहने लगी, इसमें कपड़े जूते सब कुछ है, वो पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ।
खबरदार अगर अब्बा जी को बताया कि इसमें जो जेवर है और जो तुम पहनती हो वो सब नकली है। अब्बा जी को ये सच बताने की भी जरूरत नहीं है कि घर में कोई डाका नहीं पड़ा था, बल्कि तुम्हारा सारा सामान मैंने ले लिया था। अगर तुमने अब्बा जी को एक भी बात बताई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जब बहू ने मेरी बेटी को धमकाया तो मैं बर्दाश्त ना कर सका। मैंने वहीं खड़े हुए के कहा कि बस कर दो तुम दोनों और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे सामने देखकर मेरा बेटा और बहू दोनों घबरा गए। जल्दी से मिनमिनाते हुए वजाहतें देने लगे, मगर अब इनकी कोई बात मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का हाल अपनी आंखों से देख चुका था। यहाँ तो खूनी रिश्ते भी फीके पड़ गए थे। मेरी बीवी सही कहती थी कि मुझे शहबाज के साथ साथ फारिया की भी शादी कर देनी चाहिए थी। मेरी बेटी का सारा सामान खुद हथियाने के बाद मेरे बेटे ने किस सफाई से मुझे झूठ बोला था। मैं बेहद दुख में डूबा हुआ था। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा अपना बेटा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने अपने बेटे से कहा कि फारिया के जहेज का जो भी सामान था 2 दिन के अंदर अंदर मेरे कमरे में रख दो, और जो ज्यादा है वो गेस्ट रूम में रख दो। मैं अब फारिया की शादी करके ही दुबई लौटूंगा। मैंने बेटे और बहू की बातें सुन ली थीं और वो जानते थे कि अब वजाहत देने का कोई फायदा नहीं। वो शर्मिंदा से थे और जी जी कहते हुए अपने कमरे में चले गए। फिर वाकई 2 दिन के अंदर फारिया के जहेज का वो सारा सामान मेरे कमरे और गेस्ट रूम में मौजूद था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि चोरी हो चुका है। मैंने अपने एक दोस्त से फारिया के रिश्ते की बात की तो इसने फारिया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने फौरन फारिया की मंगनी करवाई और फिर 1 महीने के अंदर इसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद मैं इसकी खबरगिरी करता रहता था और फारिया अपने घर में बहुत खुश थी। इसके चेहरे से इसकी खुशी झलक रही थी। इसकी रंगत पहले जैसी खिलती जा रही थी और वो सेहतमंद होती जा रही थी। इसके होंठ फिर से मुस्कुराने लग गए थे। फारिया की तरफ से मेरा दिल मुतमईन हो चुका था, लेकिन बेटे की बेरुखी और इसके धोखे ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। इसलिए मैं एक बार फिर दुबई आ गया हूँ और अब अपनी आखिरी सांस भी परदेश में ही गुजार दूंगा। सच कहते हैं परदेसियों का कोई ठिकाना नहीं होता। पूरी जिंदगी अपने घर वालों के लिए कमाते रहते हैं, मगर फिर भी बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं जिनके घर वाले इनसे मुखलिस हों, वरना तो ज्यादा लोग इनसे इनके पैसों के लिए मोहब्बत करते हैं।